Okay, very warm welcome to all of you. इंश्योरेंस चल रहा है अपना, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं अबाउट इंश्योरेंस. सो आगे बढ़ते हैं. इंश्योरेंस के दो टाइप्स है, एक फायर इंश्योरेंस, एक मरीन इंश्योरेंस. वो मरीन इंश्योरेंस इज डन, फायर एंड लाइफ दो बाकी है, वो खत्म कर लेते हैं और फिर इंश्योरेंस का पार्ट खत्म हो जाएगा जो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट content है. As I said earlier also, this is one of the rather the most difficult part of your entire syllabus, considering your entire syllabus. It is logical, it is very logical. तो पढ़ते टाइम थोड़ा मजा भी आ सकता है comparatively. I mean compared to other chapters. कुछ लोगों को लगता है कि हमको पढ़ने में मजा नहीं आता, उनकी बात नहीं कर रहे. मैं बोल रहा हूँ comparatively this part is interesting, okay, because it has logics प्लस प्रैक्टिकल रिलेवेंस भी है इसका. ओके, कुछ नॉलेज कंटेंट भी है. अच्छा, कुछ सिलेबस ऐसा रहता है अनफॉर्चुनेटली जिसका कोई नॉलेज में वगैरह कुछ फायदा नहीं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज होता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस पार्ट इज हैज अ नॉलेज कंटेंट और नाइस कंटेंट. सो आगे बढ़ते हैं. फायर इंश्योरेंस, अच्छा मरीन हो गया था. एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं. मरीन इंश्योरेंस, मरीन मतलब रिलेटेड टू सी और मरीन एडवेंचर और मरीन ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर होता है कार्गो. गुड्स मत यूज करना वर्ड, कार्गो. शिप, शिप या दूसरा वर्ड है उसको वेसल, और पैसेंजर्स भी कवर हो सकते हैं. वोयाज मतलब जर्नी, जर्नी. ओके, एक फ्लीट पॉलिसी था. फ्लीट मतलब 4-5 शिप का एक पॉलिसी था. एक ब्लॉक पॉलिसी था. ब्लॉक पॉलिसी में ऐसा था कि other than marine transports or other than ship, other models of transports are also covered, like road, rail, water, through which the goods are carried for the purpose of transportation. ठीक, और भी कुछ टाइप्स थे. कंपोजिट पॉलिसी थी. कंपोजिट पॉलिसी इज एज सेम एज कंट्रीब्यूशन, जहाँ पे मोर देन वन इंश्योरर्स आर इन्वॉल्व्ड. वैल्यूड पॉलिसी, जिसमें गुड्स का एग्जैक्ट वैल्यू इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. सेम यू कैन सी फायर में भी तुमको वैल्यूड दिखेगा. एक ब्लैंकेट पॉलिसी थी, फायर में भी तुमको ब्लैंकेट पॉलिसी मिलेगी. वहां पे ऐसा था कि मोर प्रॉपर्टीज और मोर रिस्क्स आर कवर्ड. आइदर रिस्क एक है, प्रॉपर्टीज ज्यादा है, और प्रॉपर्टी एक है, रिस्क ज्यादा है, तो ब्लैंकेट पॉलिसी में कवर हो जाता है. टाइम पॉलिसी था, टाइम इज कवर्ड. एक मिक्स पॉलिसी था, टाइम एंड वोयाज का कॉम्बिनेशन था. एक पोर्ट रिस्क पॉलिसी था, जब तक शिप पोर्ट पे रुकी है तब तक, एंकर्ड है तब तक पॉलिसी इज वैलिड. ये कुछ मरीन इंश्योरेंस के टाइप्स. आगे बढ़ते हैं. आज के लेक्चर में वी विल कवर फायर इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस. दैट्स इट. व्हाट इज फायर इंश्योरेंस? एक बात समझ लेते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर फायर नहीं है. क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर लाइफ है सर, तो फायर में फायर होगा. नहीं, फायर में गुड्स और प्रॉपर्टी और असेट्स आर कवर्ड. जो चीज कवर होती है इंश्योरेंस में, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर. यहाँ पे फायर नहीं कवर हुई है. यहाँ पे गुड्स और प्रॉपर्टी आर कवर्ड. प्रॉपर्टीज आर कवर्ड और गुड्स आर कवर्ड, assets are covered. Okay, so fire insurance contract is an agreement whereby insurer in return for consideration undertakes to indemnify the insured against the loss to property due to fire. Simple. Any property which is subject to damage by fire, मतलब जिसमें आग से जलने का खतरा हो सकता है, ऐसे प्रॉपर्टीज को फायर इंश्योरेंस में कवर करते हैं. वो तो लिस्ट हो गया. इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, द लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग, एंड एक्सप्लोजन इज आल्सो कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस. लाइटनिंग, थंडर, बिजली के, ये सारे रिस्क कवर हो सकते हैं फायर इंश्योरेंस में, बिकॉज सब में कॉमन फैक्टर है फायर. ओके, देयर आर 9 policies. तो एक बार लेट मी चेक. 9 और 8. यस, 9 policies. फायर इंश्योरेंस थोड़ा डिफिकल्ट है. मरीन सबसे सिंपल था. टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस सबसे सिंपल थे. फायर और लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट रिमेंबर वन थिंग, यही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और इसको बिल्कुल मत सोचना स्किप करने के.
because if you attain these questions, this kind of questions, your impression would be very high. We are here to create maximum impression on paper checker so that you will get more marks. देख सिंपल क्वेश्चन भी इसके साथ आ सकते हैं कॉम्बिनेशन में, बट उसका टफ चेकिंग होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस कि सब लोग अटेम्प्ट करेंगे. ये क्वेश्चंस यूजुअली सब लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे. So number of people who attempt these questions are very less as compared to other questions. So if you attempt this question, impression अच्छा बनेगा. Not this only. आप लोगों को पता चल जाता है कि ये questions generally difficult है, उनको कर लो. Types of fire insurance policies. First point, valued policy. Logic is same of marine insurance, where the value of the goods and articles are very difficult to calculate. Rare articles. उस केस में क्या होता है? For the purpose of convenience, बाद में problem ना हो इसीलिए, to avoid future dispute regarding the claim or regarding the amount, let's discuss or let's decide the value of that property in advance at the time of taking the policy. Policy निकालते टाइम ही value decide कर लो और उसके हिसाब से ही आपको claim sanction हो जाएगा. बाद में नहीं decide करेंगे because बाद में decide कर भी नहीं सकते. Very difficult to decide the market value. Like paintings, sculptures, you can see second last line. Policy can be taken for artwork, sculptures, paintings, etc. उसी को first line देख लेते हैं. Agreed at the time, or value is agreed at the time of making a contract. मतलब insurance policy निकालने का है. The insurer has to pay specific amount or value, irrespective of the amount loss caused due to fire. This means that market value is impossible to calculate. अगर वो हो भी रही है market value calculate, तो भी we will not consider that. Because there are certain paintings, certain sculptures जिनका exact value भले कोई बोल भी देगा, लेकिन उससे डबल भी हो सकती है, उससे ट्रिपल भी हो सकती है. एक स्कल्पचर की वैल्यू 2000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, 10 करोड़ भी हो सकती है. रॉ मटेरियल तो उतना ही लगेगा फिर भी. And you know what you're getting me, I think what I'm trying to say. आपको पता चल ही जाएगा because ये common sense की बात है. So value policy is taken for those goods whose value becomes difficult to calculate. Now the thing is, first sentence is important, second sentence is not at all important, third sentence is important, and example is important. Okay, so this is valued policy. Second, average policy. थोड़ा tricky है. Now what is average policy? Average तो सबने सुना है, average निकालना. एवरेज तो सबने सुना, एवरेज कैसे निकालते हैं वगैरह. बेसिक मीनिंग ऑफ एवरेज पता है, नहीं कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं है. से फॉर एग्जांपल, गुड्स का वैल्यूएशन इज 1 लाख रुपीस. तो मुझे अगर गुड्स की वैल्यूएशन और मार्केट वैल्यू इज 1 लाख रुपीस, सो मुझे अगर उसका इंश्योरेंस निकालना है तो मुझे 1 लाख का वैल्यूएशन करके उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम पे करना पड़ेगा. ऑब्वियस बात है सर. अगर मैंने उसका वैल्यूएशन कम किया गुड्स का, आई टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹80,000. असेट्स वही है, मार्केट वैल्यू 1 लाख होनी चाहिए, बट आई टेक द पॉलिसी और आई टुक द पॉलिसी ऑफ ₹80,000. सो मैंने अंडर वैल्यूएशन किया. यू नो व्हाट इज अंडर वैल्यूएशन? जितना था उससे कम किया. और वी कैन से दैट मैंने अंडर इंश्योरेंस निकाला गुड्स का. तो जब लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी भी कम पैसा देगी. सर मतलब 80,000 के कम ना? नहीं, वो बात नहीं है सर. बात सुनो, 1 लाख की पॉलिसी थी, होनी चाहिए थी, सॉरी, मैंने 20% कम निकाला. मतलब मैंने 80,000 का पॉलिसी निकाला तो 20% कम, 20% मैंने अंडर इंश्योरेंस किया, एवरेज 20% कम निकाला. सो अगर 50,000 का लॉस हो गया तो 80,000 50,000 विच एवर इज लेस बोल के 50,000 नहीं मिलेगा मुझे 40,000 मिलेगा. क्यों 40,000 मिलेगा सर? 50,000 minus 20%. This is to punish the insured. Sorry, this is to punish the underinsured. जो इंश्योरेंस कम निकालते हैं, अंडर इंश्योरेंस करवाते हैं, उनको पनिशमेंट है एक तरीके से. तो एक पॉलिसी होती है जिसमें ये क्लॉज होता है, और अगर ये क्लॉज होगा तो तुमको जितना भी लॉस हुआ होगा उसका उतना एवरेज कट होके मिलेगा बिकॉज तुमने अंडर इंश्योरेंस निकाला था. देखो अभी इट इज अ पॉलिसी व्हिच कंटेन्स एन एवरेज क्लॉज if the subject matter is not insured as per the exact market value
or it is undervalued, then the insurer is liable to pay that percentage of the loss for which it is insured. परसेंटेज उतने ही परसेंटेज मिलेगी. से फॉर एग्जांपल 1 लाख के केस में मैंने 80% का पॉलिसी निकाला, 80%, तो 50,000 का लॉस हुआ तो मुझे 80% ही मिलेगा, दैट इज 40,000. वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, राइट? वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. 1 लाख का अमाउंट ले लेने का, 20% कम निकाल, ये 10% ले लो, 10% इज मोर सिंपलर, राइट? एक जीरो कम करते हैं, पता है ना 10% का. सो 1 लाख का पॉलिसी 10% कम निकाला, मतलब 90,000 का निकाला पॉलिसी, 50,000 का लॉस हुआ तो उसका भी 10% कम देंगे, मतलब 45,000 विल बी पेड. सो उन्होंने अलग दिया. क्यों? हम लोग क्या उनका एग्जाम्पल लिखना चाहिए, वही अमाउंट होनी चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है. हम एग्जाम्पल अपना लिख सकते हैं. आई एडवाइस यू कि तुम 10% वाला लॉजिक याद रखो, प्लस तुम 1,50,000 वाला कर लो, इससे बहुत सिंपल हो जाएगा. या 20 लाख 10 लाख ऐसे भी कर सकते हैं. यू डिसाइड. बट फिगर सिंपल करो, कॉम्प्लेक्स मत करो. कैलकुलेशन वहां पे करने की जरूरत ना पड़े, ऐसे एग्जाम्पल्स लिखो. और एग्जाम्पल्स लिखो क्योंकि व्हेन यू राइट एग्जाम्पल्स, पेपर चेकर का ये क्लियर हो जाएगा, इंप्रेशन क्लियर हो जाएगा उसके माइंड में कि भाई बंदा समझ के कर रहा है, कॉन्सेप्ट समझ गया बंदा. और अगर हम अपना एग्जाम्पल लिखेंगे जहाँ पे इनके अमाउंट्स नहीं है, अपने अमाउंट से, तो उससे और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा. दिस मीन्स दैट कि हमने समझ के किया है, बाय हार्ट नहीं किया है गधे की तरह. एंड आई हेट दिस पीपल, आई हेट दोस पीपल जो ऐसे ही बाय हार्ट कर लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. ये लोग आगे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में टिक नहीं पाते. So I want you to be conceptually well versed. There are certain concepts in OCM जिसमें खाली थियरी है, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है. तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है उसको बड़े अच्छे से कर लो. एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल थोड़ा अलग होना चाहिए, लॉजिक सेम होना चाहिए बट एग्जाम्पल थोड़ा अलग होना चाहिए और वो सिंपल होना चाहिए. बिकॉज अननेसेसरी बुक में कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स दिए, कैलकुलेट करने की जरूरत. और तुमको अगर कैलकुलेटर होता तो भी मैं बोलता कॉम्प्लेक्स कर. कैलकुलेटर्स तो अलाउड ही नहीं है, तो ओरल कैलकुलेशन जिससे पॉसिबल होगा वैसे करो. ग्रेजुएशन में डिग्री कॉलेज में कैलकुलेटर्स है? हाँ है, तो कैलसी से करोगे. ओके, 2 पॉइंट्स आर ओवर. थर्ड मैं उनका एग्जांपल नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल बोल दिया. उनका एग्जांपल सेम ही है, बस अमाउंट अलग. अच्छा, एक और बात ऊपर का पार्ट बाकी है. नहीं हो गया था ना? हाँ हो गया था. बट एक बात याद रखो, एवरेज पॉलिसी में मार्केट वैल्यू इज इम्पोर्टेंट. भाई मार्केट वैल्यू इज इम्पोर्टेंट. मार्केट वैल्यू 1 लाख की थी, आपने 80,000 का निकाला, सो मार्केट वैल्यू इम्पोर्टेंट है, राइट? अभी थर्ड पॉलिसी है ना, उसमें मार्केट वैल्यू इज नॉट इम्पोर्टेंट. तुम जितना वैल्यू बोलो वही. इनके स्पेसिफिक पॉलिसी तो प्रॉपर्टीज इंश्योर्ड, मतलब 1 लाख का मार्केट वैल्यू है, फिर भी मैंने 80,000 का पॉलिसी निकाला. हाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंश्योरेंस कंपनी एवरेज नहीं निकालेगी. 50,000 का लॉस हुआ, आपको 50,000 मिल जाएगा. एवरेज नहीं, स्पेसिफिक. आप जितने का पॉलिसी का वैल्यू बोलो उतना पॉलिसी रखेगा. सो ये तो वैल्यूड पॉलिसी है. नहीं, वैल्यूड पॉलिसी तो जहाँ पे वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. यहाँ पे it is possible to valuation is possible, but the thing is मुझे कम निकालना है, मुझे अंडर इंश्योरेंस निकालना है. 1 लाख का तुम्हारे हिसाब से मार्केट वैल्यू लोगों के हिसाब से हो सकता है, मेरे हिसाब से उसका वैल्यू खाली 80,000 90,000 नहीं है, 1 लाख नहीं है. हाँ तो ठीक है सर, आप 90,000 का पॉलिसी निकालो, लेकिन लॉस 40,000 का 50,000 का हुआ तो नहीं सर, 90,000 और 50,000 विच एवर इज लेस. हम एवरेज नहीं निकालेंगे. We will not consider market value. आपने जितना वैल्यू डिसाइड किया वही रहेगा. देखो, in case of specific policy, the property is insured for a definite sum, irrespective of the market value. Average में market value important है. If there is a loss, stated amount will have to be paid. तो इसमें कोई average वगैरह नहीं निकाला जाएगा. This is very simple. Specific policy simple. In this policy, the actual value of the subject matter is not considered. जो average policy में consider होता था. तो मैं क्या बोल रहा हूं, वही एग्जाम्पल लिखना जो एवरेज पॉलिसी में लिखा है. 1,90,000 का था, लॉस 50,000 का हुआ था एवरेज में, तो एवरेज निकालेंगे और
45,000 कंपेंसेशन मिल जाएगा। यहाँ पे 1 लाख का पॉलिसी होना चाहिए था, 90,000 का निकाला, 50,000 का लॉस हुआ, 50,000 ही मिलेगा क्योंकि एवरेज निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, मार्केट वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब बाद में मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि 1 लाख का लॉस हुआ है। नहीं सर, 90,000 का पॉलिसी निकाला था आपने, मार्केट वैल्यू तो हमने कंसिडर ही नहीं किया था, तो आपने 90,000 का पॉलिसी निकाला था तो आपको 90,000 मिल जाएंगे, तो मार्केट वैल्यू हम कंसिडर ही नहीं करने वाले। सो 3 पॉलिसीज आर ओवर। इंश्योरेंस कंपनी अपना नुकसान कभी नहीं करने देगी। 4 पॉइंट फ्लोटिंग पॉलिसी, इसका एग्जांपल भी नहीं है, जरूरत भी नहीं, ऑलरेडी 9 पॉलिसीज, हर चीज का थोड़ी एग्जांपल लिखते बैठेंगे तो हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग as far as these questions are concerned, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा एक्सप्लेनेशन जिससे मीनिंग कन्वे हो जाए सफिशिएंट है, इन डेप्थ देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। देयर आर 9 टाइप्स, 5 मार्क्स के लिए आएगा, तो 9 टाइप्स फॉर 5 मार्क्स, द आंसर विल बी वेरी टू लेंथी, राइट? सो आई एडवाइस यू कि ऐसा मीनिंग जिससे ऐसा से एक्सप्लेनेशन जिससे मीनिंग अच्छे से कन्वे हो, और 2 एग्जांपल्स भी लिख दोगे, एक्सप्लेनेशन वुड बी मोर देन सफिशिएंट। तो वर्ड टू वर्ड सब कुछ कवर करना जरूरी नहीं है। अभी ऑब्वियसली यू डोंट नीड मी टू टेल यू कि डिटेल में रहेगा तो मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं, बट मेक श्योर कि पेपर कंप्लीट हो जाए, एंड मेक श्योर कि 8 टाइप्स करेक्ट लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, 9 टाइप्स कवर करना इज मोर इम्पोर्टेंट। एक बार फिर से बोलो सर, 8 टाइप्स परफेक्ट लिख दिया, एक छोड़ दिया, फायदा नहीं है। इंस्टेड 9 टाइप्स कवर करो विथ मीनिंग, और 1-2 टाइप्स ऐसे हो सकते हैं उसमें से कि जिसका हम डिटेल मीनिंग नहीं लिखेंगे, बट वी विल कन्वे द मीनिंग, कन्वे द मीनिंग। एक्सप्लेनेशन उतना डेप्थ में नहीं होगा, बिकॉज अगर हम प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर हम वर्ड टू वर्ड करने जाएंगे तो 2-3 पेजेस का तो आंसर बनेगा फॉर 5 मार्क्स, पेपर को टाइम कैसे मिलेगा कंप्लीट होने? सो दिस फैक्टर्स यू शुड कंसिडर। और ये तो तुमको पता है कि राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो ये पता चलेगा कि पेपर कंप्लीट होता है या नहीं होता। यूजुअली ओसीएम का पेपर कंप्लीट होने के लिए टाइम नहीं लगता हो, मतलब पेपर रह नहीं जाता। बीके में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तुमने वापस सॉल्व किया वगैरह वगैरह, तो उसमें शायद टाइम जा सकता है। इको में डायग्राम्स की वजह से, मैं दूसरे सब्जेक्ट में नहीं इंटरफेयर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा जा सकता है कि पेपर रह गया। उसी में यूजुअली ऐसा नहीं होता कि टाइम कम पड़ जाए, बट स्टिल कुछ होते हैं बुद्धिमान लोग जिनको टाइम कम पड़ता है, मेरे को समझ में ही नहीं आता। तो सबसे गंदी बात है कि अगर तुमको आता है, सबसे बुरी बात यही है, आता ही नहीं है, छूट गया, ठीक है, किसको कोसोगे? पढ़ा ही नहीं था, नहीं आया। आता है लेकिन टाइम नहीं मिला, बहुत कोसोगे खुद को। तो वो फैक्टर बहुत अच्छे से ध्यान देना, सिर्फ ये एग्जाम के लिए नहीं, आगे के सारे एग्जाम्स के लिए पेपर कंप्लीट होना इज मोर इम्पोर्टेंट देन कोई एक क्वेश्चन कंप्लीट होना इन डिटेल। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग पॉलिसी, व्हाट इज फ्लोटिंग पॉलिसी? फ्लोटिंग पॉलिसी का मतलब, फ्लोटिंग मतलब फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग। नाउ सपोज आई ओन गुड्स, मतलब आई हैव गुड्स ऑन डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग गोडाउन्स में, अलग अलग वेयरहाउसेस में मेरे गुड्स पड़े हैं, जिनकी क्वांटिटी कीप्स फ्लक्चुएटिंग। कभी माल आता है नया, कभी नया माल, मतलब पुराना माल बाहर जाता है, सो क्वांटिटी कीप्स फ्लक्चुएटिंग। Now in this case I cannot take specific or fixed policy because quantity keeps fluctuating. So in this case floating policy, और वहां पे सारे गुड्स कवर होंगे, सारे लोकेशंस के सारे गुड्स कवर होंगे जिसका क्वांटिटी keeps fluctuating. This policy can be taken for the goods which are lying at different locations or godowns or warehouses, whatever. Since the quantity of the goods lying at different locations fluctuate from time to time, it becomes difficult for owner to take specific policy. Specific policy भी possible नहीं. So fluctuating policy होगा, जहाँ पे एक सम, मतलब एक ही प्रीमियम होगा, एक ही पॉलिसी होगी और सारे गुड्स कवर हो जाएंगे। वेरी सिंपल। कोर पार्ट इसमें क्या है? गुड्स लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस एंड वैल्यू कीप्स फ्लक्चुएटिंग। ये बात याद रखनी है, बाकी हो जाएगा, बाकी सिंपल।
मेन मीनिंग तुमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस पॉलिसी, व्हाट इज एक्सेस पॉलिसी? एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा। व्हाट इज एक्सेस पॉलिसी सर? अब एक्सेस पॉलिसी का मतलब एक्स्ट्रा। अभी देखो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है, गुड्स का वैल्यू कीप्स फ्लक्चुएटिंग। सर अभी आपने बोला था वहां पे, नहीं जो प्रीवियस पॉइंट था ना, वहां पे क्वांटिटी कीप्स फ्लक्चुएटिंग। एक्सेस पॉलिसी में गुड्स का वैल्यू कीप्स फ्लक्चुएटिंग, गोल्ड का वैल्यू कीप्स फ्लक्चुएटिंग। देयर आर सर्टेन गुड्स जिसका वैल्यू निरंतर बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ऐसे केस में I'll take excess policy. Rather, I will take two policies. एक for minimum value and एक for extra value. Say for example, मुझे पता है मेरे गुड्स का वैल्यू 1 लाख के नीचे नहीं जाएगा, मतलब 1 लाख तो होने ही वाला है, और मुझे पता है कि 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। 1 लाख और 1.5 लाख ये रेंज हो गई, इसके अंदर फ्लक्चुएट होता रहेगा। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट minimum value and I'm very confident about maximum value, but I am not confident about the exact value kitni hogi. So in that case, one policy is taken for 1 lakh, that is the minimum value, and the other policy is taken for the extra amount. So you can see goods stock fluctuates first line pe, goods और stock का value fluctuate होता है तब, apart from normal policy. Two policies. See, first is one policy amount below which the value of stock does not fall. जरूरी नहीं है word to word लिखे. This is the minimum value, that is 1 lakh. Second, another policy is to cover excess value by which the price of the goods fluctuate. मतलब extra 50,000 जिसके अंदर price घूमता रहेगा. Example is given, but you can read that. I mean 1,50,000 का था 2 lakhs. Then one policy is taken for 1,50,000 and excess value. मैं ये बोल रहा हूँ ना, सीधा याद रखो, एक मिनिमम वैल्यू का रहेगा और एक दूसरा मैक्सिमम वैल्यू का, जो मार्जिन है ऊपर का, मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में जो है, दैट इज फॉर एक्सेस पॉलिसी. सो देयर आर टू पॉलिसीज. वन इज फॉर द मिनिमम वैल्यू, जिसके नीचे स्टॉक फॉल नहीं होगा जिसका वैल्यू, और एक एक्स्ट्रा वैल्यू, उसमें कंसिडर होगा मैक्सिमम वैल्यू, सीलिंग, कैप. कैप मतलब सीलिंग, सीलिंग. तो मिनिमम से मैक्सिमम तक, ओके, उससे ज्यादा नहीं होगा उसका है. तो 2 पॉलिसीज बनेंगे एक्सेस में, ये याद रखो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिसी, वेरी इंटरेस्टिंग. रीइंस्टेटमेंट. व्हाट इज रीइंस्टेटमेंट सर? पहले वर्ड सुन लो. इट इज वेरी सिंपल. वर्ड डिफिकल्ट है, सॉरी, बट मीनिंग इज वेरी सिंपल. रीइंस्टेटमेंट का मीनिंग फर्स्ट लाइन पे लिख देने का, ताकि उनको पता चले कि भाई हमको पता है रीइंस्टेटमेंट का मीनिंग भी. रीइंस्टेटमेंट मींस रिप्लेसमेंट. रीइंस्टेट करना मतलब जैसे था उस जगह पे वापस प्लेस कर देना. ये समझा नहीं सर? मतलब ऐसा है कि नॉर्मल इंश्योरेंस में क्या होता है, गुड्स जल गए तो जितने के गुड्स जले उतना पैसा मिल जाता है, लेकिन गुड्स नहीं मिलते, पैसा मिलता है. यहाँ पे गुड्स मिलेंगे. ओके. अभी लाइफ इंश्योरेंस में जॉइंट लाइफ भी पॉलिसी होता है, वहां पे वो अप्लाई नहीं होगा. नहीं तो टीवी गया तो टीवी मिलेगा, बीवी गई तो सॉरी, बात समझ रहे हो ना? नहीं समझा, जाने दो, नहीं समझा तो भी चलेगा. रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी मतलब रिप्लेसमेंट पॉलिसी. व्हाट इज रिप्लेसमेंट पॉलिसी? गुड्स गए तो गुड्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि देखो, सपोज असेट्स भी गए तो असेट्स भी मिल जाएंगे. अभी असेट्स के केस में डेप्रिसिएशन होता है. सो यू नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन, राइट? वेयर एंड टेयर की वजह से, यूज की वजह से, वगैरह वगैरह, वैल्यूएशन ओवर अ पीरियड कम होता जाता है प्रॉपर्टी का, असेट्स का. यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट कंसिडर डेप्रिसिएशन. तो असेट गए 1-2 साल के बाद भी, तो वही असेट वापस रिप्लेस करके मिल जाएंगे. वाह, ये तो अच्छा हो गया. हाँ, लेकिन इसका प्रीमियम ज्यादा रहेगा, प्रीमियम ज्यादा होगा. तो ये है रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी. बस बहुत सिंपल बात है. रिप्लेसमेंट, गुड्स गए तो गुड्स मिलेगा. अंडरटेक्स टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी और गुड्स.
सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड लाइन, पेइंग कॉम्पेंसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस बाय द प्रॉपर्टी इज रिप्लेस, ठीक है। Depreciation, third amount, third point is also important. Third line is also important. Depreciation is not taken into consideration. So depreciation is not important. प्रीमियम हायर है, प्रीमियम बहुत ज्यादा रहेगा बिकॉज तुमको ऑलरेडी गुड्स ही मिल रहे हैं। यूजुअली ये गुड्स से ज्यादा ना इसमें प्रॉपर्टीज आर कवर्ड, बिकॉज गुड्स तो वैसे भी मुझे अपने पास नहीं रखने थे, गुड्स तो मुझे वैसे भी बेचने थे, इसीलिए मैंने बिजनेस किया है। सी जेठालाल का टीवी अगर जल गया और उसको पैसे मिलने वाले तो उसको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जेठालाल की मशीनरी थी सपोज अंदर, तो उसके पास कोई मशीनरी नहीं होती। लेकिन अगर मेरा इंडस्ट्री है, मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में हूँ और मेरी मशीनरी जल के खाक हो गई, अरे यार तो मेरा प्रोडक्शन एक्टिविटी रुक जाएगा और मैंने उसको ऑलरेडी यूज कर लिया था, तो अभी मुझे एक नई मशीन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे। टेंशन नहीं, इंश्योरेंस कंपनी भर के दे देगा, मशीन ही दे देगा, तो मेरा बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन प्रीमियम भी तो ज्यादा देना पड़ेगा। सो दिस इज द 6th पॉइंट। नेक्स्ट 7th पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। वेरी सिंपल, रीइंस्टेटमेंट से भी ये सिंपल है। इट कवर्स मेनी रिस्क्स इन एडिशन टू फायर, other risks are also covered. You can see on first sentence, due to riots, war, what is riots? दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए, रहती है आदत, पॉलिटिशियंस भड़का देते हैं कुछ ना कुछ, सुना होगा। किसी को कोई नहीं रहता, कोई रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, पॉलिटिशियंस ही करवाते। एनीवेज उसके ऊपर हमको जाना नहीं है। लोग इतने होते नहीं है, सोचते ही नहीं है रे ये सब बात हो, ये पॉलिटिशियंस या कुछ लीडर्स भड़काते और ये भड़क जाते, इमोशनल फूल्स। तो पत्थर फेंक लिया या दुकान जला दी, या दुकान नहीं जला दी, बस कांच का सामान था, पूरा पत्थर फोड़ के सब कुछ खराब कर दिया, कवर हो जाएगा। तो अगर तुमको लगता है कि इन सब चीजों से भी तुमको खतरा है तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना। दंगे यूजुअली तुमको पता है रिलीजन के ऊपर ही होते हैं, सो अकॉर्डिंगली तुमको कॉल लेना है। अभी पेपर में रिलीजन के वगैरह मत लिखना, खाली राइट्स लिखना है, कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मत करना। However, this policy covers lot of risk under single policy. तो ये कॉम्बो पॉलिसी है। अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, एक्सप्लोजन, सर वो एक्ट ऑफ गॉड कवर नहीं होता, ओ माय गॉड में सुना था, वो उसके पॉलिसी में कवर नहीं होता, उसकी पॉलिसी। ओ माय गॉड, ओएमजी जिसने देखा है उनके लिए बोल रहा हूँ, और नहीं देखा है तो देखो। तो ओएमजी में ऐसा था कि एक्ट ऑफ गॉड मतलब अर्थक्वेक की वजह से उसको पैसा नहीं भर के मिला, बिकॉज उसकी पॉलिसी लिमिटेड थी। उसकी पॉलिसी एक्ट ऑफ गॉड क्लॉज कवर नहीं करके देती थी, एक्ट ऑफ गॉड का रिस्क कवर नहीं करके देती, इसलिए उसको क्लेम रिजेक्ट हुआ। यहाँ पे तो ऐसे ही नहीं है बात। सो 7th पॉइंट इज डन। 8th पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव, वापस एक बार बोल रहा हूँ, कॉम्बो पॉलिसी। इट कवर्स फायर तो है ही प्लस अदर रिस्क। तो सर हर कोई यही निकालेगा, आप बराबर, लेकिन प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने वो सेंटेंस दिया नहीं है, लेकिन ज्यादा भरना पड़ेगा। सी, अगर मुझे ज्यादा रिस्क कवर करके मिल रहे तो किसको नहीं चाहिए ज्यादा, बट सिर्फ फायर का लूंगा तो प्रीमियम कम देना पड़ेगा, ज्यादा रिस्क कवर करवाऊंगा तो ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। 8, 9 दोनों पार्ट थोड़े डिफिकल्ट है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ फायर डिफिकल्ट होता है। बाकी फर्स्ट 7 आर नॉर्मल, उसमें खाली एवरेज ट्रिकी था। और यहाँ पे ये 8th और 9th पॉइंट दोनों डिफिकल्ट है। 8th इज कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी। नाउ व्हाट इज कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी? कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। देखो ऐसा सिचुएशन कि गुड्स जल गए, उससे लॉस हुआ, और गुड्स जलने की वजह से रेपुटेशन भी जल गई, बिकॉज ऑर्डर दी थी कस्टमर ने। अभी यार कस्टमर तो ऑर्डर नहीं देगा वापस, तो आगे का भी फ्यूचर लॉस हो गया मेरा। सो दिस कवर्स टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज। मेरा फ्यूचर प्रॉफिट इफेक्ट हो गया। गुड्स तो जल गए तो टेंजिबल लॉस हुआ, इंटेंजिबल लॉस भी हुआ, रेवेन्यू लॉस हो गया, आगे के कॉन्ट्रैक्ट चले गए, तो वो कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी में कवर होता है। मटेरियल एज वेल एज इमटेरियल लॉसेस, tangible as well as intangible losses are covered. The fire insurance is originally purchased to indemnify the material loss. Normally तो material loss, जितना goods जल गया उतना पैसा मिलेगा,
The intangible interest was not at all indemnified. What is indemnified? भर चुका or compensated. Thus, the consequential loss policy includes the loss of tangible and intangible properties. Now, intangible properties तो तुमको बहुत अच्छे से पता है. This policy provides an indemnity to the insured for the loss of net profits, payment of standing charges. मतलब पैसा तो भरना ही पड़ेगा, पूरा सामान जल के खाक हो गया, रेंट तो भरना पड़ेगा, लॉस हो गया, तो लॉसेस आर कवर्ड. एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, समझ रहे हो, उसकी वजह से लेबर चार्जेस भरने पड़े एक्स्ट्रा, बहुत कुछ पैसे सिर्फ उस लॉस की वजह से हमको एक्स्ट्रा लॉस बेयर करना पड़ा. वर्कर्स को तो वेजेस देना पड़ेगा, वो तो आते हैं, उनको देना पड़ेगा, सैलरी तो देनी पड़ेगी, लेकिन कुछ पैसा नहीं आ रहा है तो हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है सर. रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसके वजह से भी पैसा भर के, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. नहीं तो तुम भाई करोड़ों रुपया क्लेम कर दोगे, ऐसे नहीं चलेगा. टर्म्स एंड कंडीशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट. कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी हमको क्या करना है, एग्जांपल्स देने, लाइक नेट प्रॉफिट्स और स्टैंडिंग चार्ज. व्हाट इज स्टैंडिंग चार्जेस? कंटिन्यूअस चार्जेस जो पे करने ही पड़ते, रेंट वगैरह, लेकिन उसकी वजह से लॉस तो हुआ ना. जो भी लॉस हुआ वो भर के मिल जाएगा. सो टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल लॉसेस आर कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी, कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी. व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंशनल? लॉस के वजह से जो फर्दर लॉस होता है वो भी कवर हो जाता है. एंड द लास्ट पॉइंट, मुझे लगता है लाइफ कवर नहीं होगा, पहले लाइफ करवाना चाहिए था. लाइफ तो इससे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है. ठीक है, नो प्रॉब्लम, कवर, because we have only 50-55 minutes का सेशन, so definitely पूरा शायद नहीं होगा. लेट्स सी. स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी. ना व्हाट इज स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी? स्प्रिंकलर सुना है? स्प्रिंकलर मैं बताता हूँ, यहाँ पे स्प्रिंकलर का मीनिंग मैं बताता हूँ. तूने फार्मिंग में वगैरह सुना होगा, स्प्रिंकलर होता है ना, वो पानी वगैरह फार्मिंग के लिए यूज होता है, उसको स्प्रिंकलर्स बोलते हैं. हाँ, उसका यहाँ पे क्या लेना देना बता. मॉल्स में, बड़े बिल्डिंग्स में वगैरह, आजकल तो बिल्डिंग्स में भी कंपलसरी है, फायर कंप्लायंस करना पड़ता है. फायर कंप्लायंट बिल्डिंग्स या फायर कंप्लायंट, व्हाट इज कंप्लायंट? रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं फायर रिलेटेड. मतलब सर, मतलब तुमने देखा होगा बिल्डिंग्स में सारी वो इक्विपमेंट्स होते हैं फॉर फायर एक्सप्लोजन. नहीं, वो सिलेंडर नहीं, वो छोटी सी बात है, वो तो ठीक है, उसके अलावा भी रहता है, बहुत खर्चे वाला काम है. तो कभी तुमने देखा होगा तो मॉल्स में वगैरह स्टील का एक ऐसा पार्ट होता है जो बाहर आया हुआ होता है, सीलिंग में से स्टील का पार्ट होता है, सर्कल होता है नीचे, ऐसा तुमने अगर देखा होगा तो दैट इज कॉल्ड एज स्प्रिंकलर. अभी ये क्या होता है, जब फायर कैच हो जाता है, फायर आग लग जाती है, तो ये स्प्रिंकलर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है. और फिर वो पानी गिर जाता है और उसके वजह से आग बुझ जाती है, या धुआं भी निकलने लगे तो भी वो सेंसर्स होते हैं. अब ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन इससे ये सब पार्ट हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है. अभी बात ये है, इसका यहां से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, आगे बढ़ते हैं. अगर बिना आग लगे, बिना स्मोक के, कुछ डिफॉल्ट की वजह से, कोई डिफेक्ट की वजह से वो सिस्टम ऑन हो जाता है और पानी गिरने लगता है, स्पॉइल होगा ना रे. से फॉर एग्जांपल क्लासेस में या मशीनरी सेट की है, बिना आग लगे वगैरह, ड्यू टू सम डिफेक्ट, क्या हो सकता है हमको नहीं पता, टेक्निकल डिफेक्ट, पानी गिरने लग गया, स्टेशनरी वगैरह सब पानी में भीग गई, लॉस होगा कि नहीं? ऐसा ना हो, लेकिन मैंने सुना था एक क्लासेस में ऐसा हुआ था, लीकेज हुआ. नहीं, स्प्रिंकलर की वजह से नहीं, लीकेज की वजह से. तो मुझे वही याद आया तो मैंने डिस्कस किया, ऐसा हुआ था. मतलब पूरा, मतलब स्टेशनरी बेचारे क्लासेस की भीग गई. क्या गलती? कुछ नहीं गलती, लेकिन हो गया. अभी इंश्योरेंस तो निकालते नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर निकाला होगा तो पैसे मिल जाएंगे. स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय automatic sprinkler system that has leaked or discharged water accidentally
rather than in response of fire and smoke. देखो फायर एंड स्मोक से वो हो गया, वो तो होना ही चाहिए ना, तभी तो आग बुझेगी. फायर एंड स्मोक की वजह से नहीं हुआ, ड्यू टू सम डिफेक्ट हो गया. However, the discharge or leakage of water due to heat caused by fire, गर्मी हो गई, गर्मी की वजह से भी वो सेंसर ऑन हो जाता है. बेसिकली वो गर्मी की वजह से सेंसर ऑन होता है. सेंसर होता है, यू नो व्हाट इज सेंसर. रिपेयर, मतलब रिपेयर कर रहे थे, सिस्टम रिपेयर कर रहे थे और वो लीकेज हो गया, तो बिल्डिंग को अल्टरेशन या रिनोवेट करना है, तो अर्थक्वेक, वॉर, एक्सप्लोजन, इन सारे वजह से अगर लीकेज हुआ तो पैसा भर के नहीं मिलेगा. सर समझा नहीं सर, एक बार फिर से बताओ. स्प्रिंकलर कब ऑन हो जाएगा सेंसर उसका? जब फायर या स्मोक हो जाएगा, तो उसके वजह से हीट जनरेट होगी, हीट की वजह से वो सेंसर ऑन हो जाएगा, तो अपने आप पानी गिरने लगेगा. एज सिंपल एज दैट. ओके, लेकिन बात समझो, वो पानी की वजह से भी कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. अभी आग और स्मोक नहीं लगती और ड्यू टू एनी अदर रीजन, डिफेक्ट वगैरह की वजह से मशीनरी में, उस सिस्टम में अपने आप वो पानी लीकेज होना स्टार्ट होता है, तो डैमेज ही डैमेज होगा. फायदा तो कुछ नहीं उसका. उसकी वजह से जो लॉस होगा वो कवर हो जाएगा. लेकिन अर्थक्वेक की वजह से, वॉर की वजह से, बिल्डिंग रिनोवेशन की वजह से, सिस्टम या और कोई रिपेयरिंग की वजह से, या फायर की वजह से, या स्मोक की वजह से अगर लीकेज होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी भर के नहीं देगी. मैं वापस एक बार बोलूं, पता नहीं अननोन रीजन की वजह से, डिफेक्ट वगैरह की वजह से अगर स्प्रिंकलर लीकेज होता है तो कॉम्पेंसेशन भर के मिलेगा. आग लगने की वजह से, स्मोक आने की वजह से, रिपेयर की वजह से, बिल्डिंग के रिनोवेशन की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, वॉर की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से, वो भी तो फायर ही हुआ एक तरीके से, अगर वो सिस्टम ऑन हो जाता है और उससे जो भी लॉस होगा, उससे, हाँ फायर की वजह से नहीं, उससे जो भी लॉस होगा पानी की वजह, तो भाई वो भर के नहीं मिलेगा. बस, बाकी अदरवाइज भर के मिल जाएगा. तो कोई क्यों निकालेगा सर? हाँ, तो बहुत कम लोग निकालते हैं, जिनके वो खतरे होते हैं वो लोग निकालेंगे. कोई जनरल पॉलिसी नहीं है, स्पेसिफिकली यूज होता है जिनको लगता है. मैंने अभी बोला ना, क्लासेस में ऐसा हुआ था. अभी क्लासेस में भी ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये अनयूजुअल सर्कमस्टेंस है. मतलब अभी रिसेंटली हुआ था, कुछ दिनों पहले की बात कह रहा था. क्लासेस बंद है, तो बाद में पता चल गया, क्योंकि वो लीकेज के पता चल गया कैसे हो पूरा, जितना स्टेशनरी था वो. मैं कोई दूसरे क्लासेस की बात कर रहा हूँ, ये मैंने सुना कोई किसी क्लासेस में ऐसा हुआ. सो ऐसे केस में क्या होगा? वहां पे स्प्रिंकलर ऑन नहीं हुआ, वहां पे ऊपर के लीकेज की वजह से, लेकिन हुआ तो लॉस भर के मिल जाता अगर कंपेंसेशन क्लेम निकाला होता तो, या इंश्योरेंस निकाला होता तो. अभी इंश्योरेंस निकाला है नहीं निकाला है हमको नहीं पता, और हमको उससे लेना देना भी नहीं है. सो ये एक बार इसको फिर से कर लेते हैं. फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. सिर्फ मीनिंग अभी के लेक्चर में करते हैं. सो सॉरी, कहाँ पे गया है भगवान, कहाँ पे गया? हाँ, ये सॉरी. फायर इंश्योरेंस, तो रिस्क्स विद रिस्पेक्ट टू फायर आर कवर्ड. सब्जेक्ट मैटर लिखना जरूरी है मीनिंग में, वहां पे नहीं दिया है तो भी मीनिंग में फर्स्ट पैराग्राफ. एक बात याद रखो, मेन आंसर लिखते हो तो पहले मीनिंग लिखना चाहिए उसका. टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पूछा तो भी फायर इंश्योरेंस का मीनिंग लिखना पड़ेगा. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पूछा तो पहले इंश्योरेंस का 2-3 लाइन में मीनिंग लिखना पड़ेगा. हर चीज, कोई भी कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो, मेन आंसर, उसके पहले उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग लिखना ही पड़ेगा. दैट इज कंपलसरी. नहीं तो 1 या 1.5 मार्क कट कर देते, वो बोर्ड का रूल है. तो उन्होंने टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पूछा तो हम फायर इंश्योरेंस का मीनिंग क्यों लिखे? रूल है. ओके, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज. फर्स्ट, वैल्यूड, तो वो सब्जेक्ट मैटर लिखना. सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? गुड्स, प्रॉपर्टी और असेट्स. टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज. फर्स्ट, वैल्यूड. वर्ड टू वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, मीनिंग. अच्छा, एक और बात मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में बोला था.
टाइप्स जो भी है, हेडिंग एज इट इज चाहिए, समझ रहे हो? रीइंस्टेटमेंट की जगह पे रिप्लेसमेंट पॉलिसी लिखेंगे तो चलेगा क्या सर? नहीं चलेगा। मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में। नाम चेंज कर दो तो चलेगा क्या? मीनिंग सेम है, चलेगा क्या? किसी का इंडिविजुअल का नहीं चलेगा। नाम नाम होता है, वही नाम से वो बुलाना जाना चाहिए। तो यही बात है, तो भाई हेडिंग्स को चेंज मत करो। वैल्यूड पॉलिसी, ये पॉलिसी तब क्या निकाली जाती है जब एग्जैक्ट वैल्यूएशन इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, लाइक रेयर आर्टिकल्स, पेंटिंग्स, कल्चर्स एटसेट्रा। वहां पे वैल्यू पहले ही पॉलिसी निकालते टाइम में डिसाइड हो जाती है। एवरेज पॉलिसी, दिस इज टू पनिश द अंडर इंश्योरेंस। तो अंडर इंश्योरेंस करवाते हैं, अंडर इंश्योरेंस करवाते हैं उन लोग के लिए। सो अगर 1 लाख का, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ एग्जांपल, 1 लाख का पॉलिसी निकाला था, निकालना चाहिए था, 1 लाख उसका मार्केट वैल्यू था, मैंने 90,000 का पॉलिसी निकाला, मतलब मैंने अंडर इंश्योरेंस करवाया ऑफ 10%, 90% का पॉलिसी निकाला, मैं 50,000 का लॉस हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे मी 90% of the amount, that is 45,000. Because in this case market value is important, actual value is very important. Now in third case, that is the specific policy, actual or market value is not at all important. यहाँ पे आपने जितना पॉलिसी मिल दिया है उतना ही भर के मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। आई एडवाइस यू सेम ऊपर का एग्जांपल यहाँ लिखना है, खाली लास्ट उसका पार्ट चेंज हो जाएगा। तो वहां पे क्या था, वापस एक बार बोल रहा हूँ, एवरेज में 1 लाख का पॉलिसी निकाला था, सो सॉरी, 1 लाख का पॉलिसी निकालना चाहिए था, निकाला 90,000 का, 90% निकाला, 10% कम निकाला, तो जितना भी लॉस होगा इंश्योरेंस कंपनी 10% कम देगी, सो 50,000 का 45,000 मिलेगा। स्पेसिफिक पॉलिसी में सिमिलर एग्जांपल दे देना, 1 लाख का पॉलिसी निकाल, मार्केट वैल्यू था, लेकिन 90,000 का पॉलिसी निकाला, लॉस 50,000 का हुआ, 50,000 90,000 whichever is less, 50,000 ही मिलेगा, whichever is less लिखने की जरूरत नहीं है, 50,000 का मिलेगा। 4 पॉइंट, फ्लोटिंग पॉलिसी, माय गुड्स आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सारे गोडाउन्स हैं, बहुत सारे वेयरहाउसेस हैं, क्वांटिटी कीप्स फ्लक्चुएटिंग, तो उसके लिए मैं कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं रख सकता, आई विल टेक फ्लोटिंग पॉलिसी। क्वांटिटी कीप्स फ्लक्चुएटिंग, एक ही सम होगा, एक ही प्रीमियम पे करूंगा सारे लोकेशंस के लिए और अलग अलग टाइप के गुड्स के लिए। 5th पॉइंट, एक्सेस पॉलिसी, आई नो द मिनिमम वैल्यू ऑफ माय गुड्स, आई नो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ माय गुड्स, इसके ऊपर नहीं जाएगा, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ माय गुड्स। मतलब वैल्यू कीप्स फ्लक्चुएटिंग, आज पता है वैल्यू, कल क्या होगी, परसों क्या होगी पता नहीं। और गुड्स ऐसे है कि मैंने जैसे एग्जांपल दिया गोल्ड, वैल्यू कीप्स फ्लक्चुएटिंग ऑन डेली बेसिस, और 2-3 दिन में 4 दिन में वैल्यू चेंज होते रहता है। तो ऐसे केस में 2 पॉलिसीज आर टेकन, फर्स्ट इज फॉर द मिनिमम वैल्यू एंड द सेकंड इज फॉर द एक्स्ट्रा वैल्यू, एक्सेस वैल्यू। 5th पॉइंट, मैंने एग्जांपल वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1 लाख मिनिमम वैल्यू होगी, उसके नीचे नहीं आएगी वैल्यू गुड्स का, 1,50,000 के ऊपर नहीं जाएगा। तो फर्स्ट पॉलिसी इज टेकन फॉर 1 लाख रुपीस एंड सेकंड पॉलिसी इज फॉर द रेस्ट ऑफ 50,000 रुपीस, दैट इज द एक्सेस पॉलिसी, एक्स्ट्रा। 6th पॉइंट, reinstatement policy. Now what is reinstatement policy? Reinstatement means replacement. तो इसको रिप्लेसमेंट क्यों बोल रहे? रिप्लेस करके दे देंगे मशीनरी, आपकी मशीनरी डिस्ट्रॉय होगी, हम रिप्लेस करके दे देंगे। द गुड पार्ट हियर इज डेप्रिसिएशन फैक्टर कंसीडर नहीं होगा। अभी देखो जेठालाल के पास टीवीज है, उसका डेप्रिसिएशन नहीं होगा क्योंकि वो आज आ गए, कुछ 1-2 महीने में बिक जाएंगे। डेप्रिसिएशन कब होता है? जब मशीनरीज वगैरह इंस्टॉल होती है, तो 1 साल के बाद वगैरह उसका वैल्यू डिसाइड ऑब्वियसली डेप्रिसिएट होता है, डिडक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, सॉरी रेड्यूस हो जाता है। सो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट गोइंग टू सी द डेप्रिसिएशन फैक्टर, इंश्योरेंस कंपनी सीधा दूसरा मशीन आपको दे देगी, लेकिन ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, तो प्रीमियम विल बी वेरी हाई। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी? इट कवर्स अदर रिस्क आल्सो इन एडिशन टू फायर का रिस्क, लाइक राइट्स, वॉर वगैरह वगैरह, ओके, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एटसेट्रा। Consequential loss policy, it also covers tangible, in addition to tangible, it also covers intangible losses.
लाइक स्टैंडिंग चार्जेस, लाइक लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट्स, जो मेरा प्रॉफिट होने वाला था उस ऑर्डर की वजह से वो प्रॉफिट भी छीन गया, रेपुटेशन अफेक्ट हो गई, तो कुछ उसमें बाकी पार्ट भी कवर थे। बट एक बात यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं तो तुम क्या करोगे, मेरी करोड़ों की रेपुटेशन लॉस हो गई, मुझे करोड़ों रुपया चाहिए जबकि सामान सिर्फ 5 लाख का गया है, मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए क्योंकि मेरी रेपुटेशन नहीं, वो भी वैल्यू पहले डिसाइड होती है। रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। लास्ट पॉइंट, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। बहुत अच्छा मतलब अच्छा खासा डिटेल में समझा था, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम होती है फायर को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बिल्डिंग्स में वगैरह। If the sprinkler system gets on, okay, it gets activated, not because of fire explosion or earthquake or war or building repairs, renovation, explosion, but due to some other reasons, and due to that some loss is caused, then insurance company will pay the compensation amount for that loss. Sprinkler leakage. Okay, so these are the types of policies, different policies. Wait. So let's have a brief revision. Time बचा है तो meaning of insurance है, there are two parties, insurer and insured. Recap कर लेते हैं थोड़ा बहुत पार्ट, और अब वापस याद रहे तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में एश्योरर एंड एश्योर्ड होगा, लाइफ इंश्योरेंस के केस में एश्योरर एंड एश्योर्ड होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस थे utmost good faith, insurable interest, indemnity, contribution, subrogation, causa proxima. बेसिस ऑफ इंश्योरेंस, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, देख मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, मर्चेंडाइज। व्हाट इज मर्चेंडाइज? गुड्स। पेपर में लिखना मर्चेंडाइज, भारी लगता है, कभी कभी मर्चेंडाइज भी लिख देना, कभी कभार गुड्स लिख देना। ओके, थर्ड लाइन पे देखो, सच प्रॉपर्टी शुड हैव पिक्यूनियरी और फाइनेंशियल वैल्यू। सर ये पहले क्यों नहीं बताया? देखो बात कर लेते हैं, अभी टाइम बचा है। पिक्यूनियरी, व्हाट इज पिक्यूनियरी? मॉनिटरी, मनी, मनी वैल्यू, मनी, मनी। ये वर्ड याद रखना, बहुत अच्छा काम करेगा। These small words create huge impression. These small words create huge impression. लेकिन पिक्यूनियरी को अंडरलाइन, सी इफ यू व्हेन यू यूज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स और वेरी हाइफन टू वर्ड्स, हाईलाइट देम। पेपर चेकर को पता चलना चाहिए कि बंदे ने मेहनत की है, बंदे का इंग्लिश भी अच्छा है। होना जरूरी नहीं है, लेकिन होना जरूरी मतलब होना जरूरी है वैसे देखा जाए तो, लेकिन नहीं भी है तो भी पेपर चेकर को लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिक्यूनियरी, व्हाट इज पिक्यूनियरी? मॉनेटरी। एक और जगह पे वर्ड ये आने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, आने नहीं वाला, हम लोग वहां पे फिक्स करने वाले, कॉन्टेक्स्ट आने वाले हैं। पिक्यूनियरी, मॉनेटरी, फाइनेंशियल। अदर ऑकरेंस कस्टमरली इंक्लूडेड अमंग रिस्क, सोशल पेरिल्स। व्हाट इज पेरिल्स? पेरिल्स वर्ड भी यूज करना वहां पे यूज नहीं हुआ है। पेरिल्स मींस रिस्क्स, राइट, स्ट्राइक्स और नेचुरल पेरिल्स। सी यू कैन राइट दिस। सोशल पेरिल्स मतलब सोसाइटी की वजह से, लोगों की वजह से, राइट, स्ट्राइक्स एटसेट्रा। स्ट्राइक पता है, स्ट्राइक पे जाते हैं तो उसकी वजह से भी कुछ डैमेज हो सकता है, उन्होंने स्ट्राइक किया उसकी वजह से। नेचुरल पेरिल्स, स्टॉर्म, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एटसेट्रा। Miscellaneous types, other types, aircraft damage, impact damage by road, etc. I advise you कि एटलीस्ट पहले 2 पॉइंट्स तुम कवर कर लो इंश्योरेंस के बारे में, जनरल लिख रहे हो तो। सोशल पेरिल्स एंड नेचुरल पेरिल्स, सोशल पेरिल्स एंड नेचुरल पेरिल्स। एक अलग लेवल पे चला जाएगा आंसर। ज्यादा नहीं लिखना है, 1-2 लाइन है, लेकिन उससे ऊपर जो इंप्रेशन क्रिएट होगा पेपर चेकर पे, पागल हो जाएगा बंदा। Social perils, social risks and natural risks. Okay. The next, marine insurance हो गया था। So contract whereby insurer undertakes to indemnify the assured, नहीं assured नहीं यहाँ पर, assured नहीं, insured. Assured तुम कहाँ पे लिखोगे? नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, अगर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी ये मिस्टेक था पहले, so it's not assured, यहाँ पे insured होना चाहिए। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में तो बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस में हर जगह पे उन्होंने इंश्योर्ड बोला है, बट यू राइट एश्योर्ड। हम ज्यादा अच्छे से लिखेंगे ड्यू टू मरीन एडवेंचर। लाइफ इंश्योरेंस
थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। नहीं यार, मतलब ये तो नेक्स्ट लेक्चर ही रखते हैं बिकॉज इट इज टू लेंथी। सो अभी के लेक्चर में सिर्फ इतना बात कर लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ ऑफ द एश्योर्ड इज कवर्ड, लाइफ ऑफ द एश्योर्ड इज कवर्ड। हु इज एश्योर्ड? इंश्योर्ड, उसको एश्योर्ड बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। ओके, बाकी सारा पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। स्प्रिंकलर लीकेज के साथ मरीन इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस इसके बाद नहीं है। लेकिन एक फिर भी एक जस्ट टू नो, देखो जस्ट टू नो, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक कभी कभार कुछ अच्छा करती है, गवर्नमेंट कभी कभार बोर्ड कुछ अच्छा कर लेता है ना, गवर्नमेंट बोर्ड। Some insurance companies also provide other insurance such as car insurance, third party liability car insurance. What is third party? Again that we will discuss in the next lecture. नहीं यार, इसको भी हाँ कुछ बातें ऐसी है जो अभी कवर कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस जहाँ पे फैमिली कवर होती है, क्रिटिकल इलनेस। व्हाट इज क्रिटिकल इलनेस? कैंसर वगैरह के डिसीजेस कवर होते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स होता है, बारिश नहीं हुई या बारिश ज्यादा होगी, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गए, मेनली उसके लिए होता है क्रॉप इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस तो आजकल कुछ केसेस में कंपलसरी भी कर रही है या फ्री भी दे रही है फैसिलिटी गवर्नमेंट फार्मर्स को। दैट इज अ गुड थिंग बिकॉज मेन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है। पता नहीं क्यों बाकी सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देने लग गए आजकल हम लोग, सब लोग। एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, बट anyways, travel insurance that covers international travel insurance, travel हम घूमने जाते हैं वो पार्ट कवर होता है। डोमेस्टिक ट्रैवल यहाँ पे कर रहे हैं। स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस, स्टूडेंट कभी जाएगा एजुकेशन पर्पस के लिए वगैरह। होम इंश्योरेंस, थेफ्ट कवर, चोरी हो सकती है, अर्थक्वेक कवरेज। कैटल इंश्योरेंस, व्हाट इज कैटल इंश्योरेंस? फार्मर्स के लिए रहेगा, कैटल ब्रीडिंग करते हैं वो लोग, गाय या बैल, लाइफ स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट असेट्स है। लाइफ स्टॉक भी नहीं बोल सकते उसको, असेट्स है, उसको कुछ हो गया इंश्योरेंस भर के मिल जाएगा। डिसीज आ जाता है, एक पर्टिकुलर डिसीज आ जाता है और मतलब तबेले में जितने भी गाय भैंस है और सब मर जाते हैं। ऐसे हुए केसेस, एक पर्टिकुलर डिसीज आने की वजह से उनका कोई कोविड या कोरोना हो सकता है उनका, तो वहां पे कुछ ऐसा हो जाता है, उस केस में भी कैटल इंश्योरेंस काम आ जाता है। We will cover third party insurance in the next lecture. Comprehensive car insurance, car insurance ka part we will cover in the next lecture. Thank you so much. That's it for today. God bless you. Bye. Take care.